गुड आफ्टरनून बच्चा। क्लियर है वॉइस? यस मैम। चलिए, अच्छा ये बताओ, हम लोग का काव्यखंड वाला जो था वो कंप्लीट हो गया था ना? यस मैम। सूरदास जी वाला। और यस मैम। गद्य खंड में बाल गोविंद भगत हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन, यही पढ़े थे ना? यस मैम। यस मैम। तो बाल गोविंद भगत का आधा चैप्टर हुआ था, ठीक है, आधा नहीं हो पाया था ना? तो ये बताओ, वो पढ़ोगे कि कृतिका का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न उत्तर लिखोगे? मैम बताइए। वही मैम बाल गोविंद भगत जी वाला चैप्टर खत्म कर दीजिए अभी। चलो ठीक है, बाल गोविंद भगत का ना? यस मैम। कुछ याद है हमने कहाँ तक पढ़ा था? कुछ ऐसी लाइन की क्या बात कही जा रही थी? मैम हम लोग नहीं, बाल गोविंद भगत की बात कर रहे हैं। कौन सी इसमें लाइन? कहाँ तक हम पढ़े थे? कुछ मतलब कहाँ तक पहुंचे थे? चलो हम बता रहे कहाँ तक पहुंचे थे। क्या था यहाँ पे? ये पढ़े थे ना कि वो जल्दी उठकर क्या करते थे? नदी हाँ स्नान जाते थे जाते और थे। वहां से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते। ये पढ़े थे? क्यों? यस मैम। यहीं तक पढ़े थे ना? फिर उसके बाद यस चलो मैम आगे। वो क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो? बोलो। नो नो। चलो अब ध्यान से सुनना, ठीक है? और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। कौन? यहाँ पे कौन कह रहा है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ? मैम वो बाल गोविंद भगत। ये कौन स्टोरी बता रहा है? मैम वो पोएट। कौन पोएट? पोएट का नाम बताओ। पोएट का नाम बताओ। यस मैम बता रहे हैं उनका नाम। हिंट दे। हाँ मैम। वृक्ष। वृक्ष बेनीपुरी जी। कौन वृक्ष बेनीपुरी जी? पूरा नाम बताओ। राम वृक्ष बेनीपुरी जी। हाँ, मतलब तुम वृक्ष बेनीपुरी बोल दिए। नहीं मैम राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी। पूरी जी। इन्होंने वो जो बाल गोविंद भगत के बारे में बताया है, ठीक है, उन वो जितनी चीजों को वहां पे महसूस किए थे, जितनी चीजों को उन्होंने देखा था, उन सब के बारे में इसमें लिखा है, ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे थे? यस मैम। क्या बोले थे अभी हम? हाँ, मैम वो देर मैं, तक सोएंगे। हाँ वेरी, वो देर तक सोने वाला हूँ, मतलब मैं देर तक सोने वाला हूँ। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी जी बता रहे हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत देर तक सोता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में थी, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब कि बहुत ही भोर का समय था, बहुत ही ठंडी का समय था, और क्या थी, ऐसा जैसे कंपकपी वाली ठंडी थी। तो ये क्या करते हैं, और इनका लेकिन वो संगीत जब होता है तो ये उनका मन उनकी ओर चला जाता है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। यहाँ पे राम वृक्ष जी बता रहे हैं कि भोर का, जब देखो सुबह का समय होता है ठंडी के दिन में, खास तौर से जब 4-5 बजते हैं तो तब भी हमारे आकाश में, आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं, वो यस जल्दी मैम। मतलब नहीं बुझते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब, घर घर सब पर कुहासा छा रहा था।
सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली, कमली मीन्स क्या होता है? यस मैम। कमली, कमल, कमल होता है। कंबल मैम, कंबल ओढ़ने वाला। पक्का पता है कंबल? रजाई। नहीं, कंबल होता है। ठीक है, वही कंबल रजाई एक ही होता है। हाँ, कंबल रजाई एक हो गया। मैम वही तो, उससे भी ओढ़ते हैं, उससे भी ओढ़ते हैं। मतलब ठंडी में दोनों होते हैं। चलो हमारे लिए एक है। तो क्या थे? कमली ओढ़े बाल। अच्छा ये बताओ, तुमने अभी कहा एक होता है, ठीक? तुमने कहा कंबल और रजाई एक होता है। तुम कंबल ओढ़ के बैठ सकते हो क्या? रजाई ओढ़ तो बैठोगे? हाँ बैठ जाएंगे। बैठ तो तुम्हारी बात मत करो तुम, ठीक है, तुम्हारे लिए दोनों एक है। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, जो मतलब ऐसे करके वो बजाए जा रहे थे। उनकी लगातार क्या थी? उनकी उंगलियां खंजरी पे लिए बैठे थे, लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर कि वो इतना बजाते थे और इतने उसमें लीन हो जाते थे कि बस ये लगता था कि अब ये नाचने वाले हैं। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मतलब जो कंबल ओढ़े हुए थे वो क्या था, बार बार उनके सिर से नीचे सरक जा रहा था। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उभरी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों को करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। क्या होता है देखोगे, आप लोग भी कभी कभी सुने होंगे, जब शादी विवाह होता है तो जो औरतें होती हैं तो वो क्या करती हैं, पहले एक गाने की एक लाइन गाती है, तो फिर वहां पे जितनी बैठी औरतें रहती हैं उस गाने को वो दोहराती है। देखे हो कि नहीं श्रेष्ठ कभी? यस मैम। सुने हो? तो गांव में भी इसी तरह होता है। तो ये जो बाल गोविंद भगत थे वो गाने की अपनी गाते थे एक लाइन, और उनसे जो प्रेम लगाव था, जो उनकी प्रेम मंडली की, उनके गाने को दोहरा रही थी। दोहराती तिहराती मतलब कई बार गा रही थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, धीरे धीरे करके उनकी आवाज स्वर जो थे ऊंचे होने लगे। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, एक निश्चित ताल से और एक निश्चित गति से उनका स्वर ऊंचा हो रहा था। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। जो मन होता है हमारा, जो हमारे मन में चलता रहता है, या हमारा मन जिस चीज को करता है वो हमारी पूरी बॉडी पे कभी कभी इफेक्ट करता है। मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो मन कहता है कभी कभी मेरा शरीर भी करने लगता है। तो क्या होता है यहाँ पे बता रहे हैं कि धीरे धीरे उनका मन जो है उनके शरीर पर हावी मतलब भारी हो रहा था, उनका शरीर हिल डुल रहा था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। यही चीज बताया जा रहा था ना, अभी तो वो गाना गा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, वो खजड़ी लेके बजाते बजाते अब वो नाचने भी लगे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो गए। उनके साथ बाकी लोग भी जो थे वो सब लोग क्या करने लगे, नाचने लगे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत है।
बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। जो बाल गोविंद भगत का बेटा था और एक उनकी बहू थी, तो उनका इकलौता जो ये बेटा था वहाँ क्या होता है, मर जाता है। कुछ मैम सुस्त अबोध। हाँ बोलो। मैम ये आप एक बार स्टोरी पढ़ाई है क्या, ये वाली अभी? हाँ हम पढ़ाए हैं। मैम फिर से पढ़ा रही है क्या? तुम बताओ, पढ़े हो? हाँ मैम, ये आप एक बार पढ़ा चुकी हैं मैम। इनका बेटा मर जाएगा, इनकी बहू है, वो उनको रोज हमेशा खाना देंगी, और आगे भी ऐसी कुछ स्टोरी है। हाँ इसको पढ़ लो, क्योंकि आधा ही हुआ था ना इसका, ये स्टोरी आधी हुई थी इस वजह से। यस मैम। ये स्टोरी तो क्या हुआ था, क्या बता रहे थे हम कि मैम उनका उनका इकलौता बेटा बेटा मर गया। मर जाता है, ठीक। कुछ सुस्त रहता था उनका लड़का, जो था वो कैसा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। क्या होता है, जब किसी का बेटा कमजोर होता है या कुछ भी होता है, वीक होता है किसी चीज में, तो उनके पिता माता क्या करते हैं, उनको बहुत अधिक प्यार करने लगते हैं। इसलिए करते हैं कि उनको ये एहसास ना हो कि हम बहुत ही वीक हैं, इस वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। यहाँ पे बाल गोविंद भगत कह रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनकी उनकी नजर में ये क्या था कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको हमें अधिक प्यार करना चाहिए और अधिक मानना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि जो ये व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हें मोहब्बत चाहिए रहती है, और क्या, क्योंकि ये इनकी नजर, अब इनको कोई ध्यान ना दे तो ये क्या होंगे, अपने आप को और कमजोर महसूस करने लगेंगे। इस वजह से ये ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। किसने? बाल गोविंद भगत ने बहुत ही प्यार से इनकी शादी कराई थी। जो बहू थी बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। उनकी जो बहू थी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। जो इनकी बहू आई थी वो क्या करती थी, अपने ससुर मतलब बाल गोविंद भगत को अब पूरा प्रबंध वही करती थी, घर का पूरा राशन, काम काज, जो तरीका है दुनियादारी, सब ये इनकी बहू के हाथ में था। और अब बाल गोविंद भगत को भी वह बहुत कुछ सिखाती थी। उसने, उनका बेटा बीमार है, उनका बेटा क्या था, बीमार है। इसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत। अब जो ज्यादा लोग ध्यान किस पे दे रहे थे उस टाइम, बाल गोविंद भगत जी पर। लेकिन उनका बेटा बीमार था, ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान तो हमारा किस पर था, बाल गोविंद भगत जी के ऊपर, ठीक है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। अब बीमार कोई है, उतना कोई नहीं ध्यान दे रहे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। वहां के लोग क्या कह रहे हैं कि मैंने सुना है अभी कि बाल गोविंद भगत जी का जो बेटा था वहां मर गया है। कुतूहलवश उनके घर गया, देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा कर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। जो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी बता रहे हैं कि मैंने देखा, वहां के लोगों ने भी देखा कि उनका बेटा किस पर लेटा है, एक चटाई आंगन में बिछी है, उस पर लेटा है और सफेद चादर से, सफेद कपड़े से उसे ढक कर रखा गया है। वहां कुछ फूल वहां कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। मतलब कि जो बताया जा रहा, उनका जो बेटा है लेटा है, उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढका गया है और उसके ऊपर क्या रखा गया है, फूल रखा गया है।
फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक दोनों चीज रखी गई, तुलसी दल भी रखा गया और फूल भी रखा गया है। सिरहाने एक चिराग जला है, वहां पे क्या रखा गया है? एक जगह पे सिरहाने पर क्या रख दिया गया है? चिराग जलाकर रखा गया है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में बहू रो रही है। क्या है, हम होता है ऐसा कि जब किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो वहां के लोग क्या करते हैं? रोते हैं। क्यों क्यों रोया जाता है? क्यों? क्योंकि वह हमसे दूर हो जाता है। हमारे परिवार का जो एक हिस्सा रहता है वो नहीं रहता है। उस टाइम हमें क्या होता है? दुख महसूस होता है। क्यों दुखी होते हैं? कि हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को खो दिए हैं, वो हमसे बहुत ही दूर हो गया है। इसलिए उनकी जो बहू थी वो रो रही थी। जैसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अब वहां पे जब कोई रोता है तो देखोगे और भी जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? चुप कराते। क्यों क्यों इसलिए चुप कराते हैं? क्योंकि उस टाइम हमारा शरीर, हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता है। हम क्या कर बैठे, हमसे अपने आप क्या हो जाए, हम कहाँ पे खो जाएं। इसलिए लोग क्या करते हैं? धैर्य बंधवाते हैं कि धीरज रखो, धैर्य रखो, रोना बंद करो। ठीक है, लेकिन क्या था कि पत्नी रो रही थी। लेकिन वहीं पर एक जगह पे क्या था? जो बाल भगत थे वो गाना गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी बहू के नजदीक भी जाते हैं। वो क्या कर रहे थे? वो गा भी रहे थे और अपनी बहू के नजदीक भी जा रहे थे और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। जो बाल गोविंद भगत हैं वो क्या कहते हैं अपनी बहू से? कि यहाँ पर रो मत, ये मौका किस चीज का है? खुशी का है, उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। जो हमारी आत्मा है वो हमारी परमात्मा से उनका मिलन होता है उस टाइम। हम लोग कभी, ये सच्चाई है कि मृत्यु निश्चित है, मौत किसी ना किसी दिन आनी है और होनी है। तो उस टाइम लोग रोते हैं। वहीं पे कुछ जो समझदार है वो कहते हैं चुप रहो। क्यों? क्योंकि जो हमारी आत्मा तो कभी ना मरने वाली चीज है, हमारा शरीर हमारा मरता है। जब हमारी आत्मा मरती है तो मरती नहीं है वो, उसका क्या होता है? जो आत्मा तो हमेशा जिंदा रहती है, उसका परमात्मा के साथ मिलन होता है। तो जो हमारी आत्मा थी वो परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। यहाँ पे जो तुलना कर दिया गया किससे? प्रेमियों प्रेमिका से। और कहा जा रहा है जो विरहिणी है अपने प्रेमी से जा मिल रही है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? उसका गोविंद भगत है वो अपनी बहू को इतनी बातें समझा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे पास कोई भी आनंद की चीज नहीं है। मैं कभी कभी सोचता, कौन कौन यहाँ पे सोच रहा है? वो क्या नाम है? राम विश्वेश्वरी जी। हाँ, मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए? कभी कभी क्या होता है, इंसान कोई मरता है तो बहुत ही जो नजदीक का उनका प्रिय होता है कभी कभी पागल भी हो जाता है। सदमे में वो क्या होता है? खुद सदमे आ जाता है उसको कि हाँ ये क्या हो गया। तो वो सोच रहे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी सोच रहे हैं कि यह पागल तो नहीं हो गए। किंतु नहीं, वहां जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को लगा नहीं, इन्होंने जो बोला है उसमें इनका विश्वास है। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। जो हमारा विश्वास है, हम कर लिए कि हाँ ये व्यक्ति नहीं रहा, यही हमारी विजय की बात है कि हमने इस चीज को माना कि हमारे साथ हमारा ये व्यक्ति नहीं है। ठीक, बोलो। यस मैम। जैसे अब हम हैं, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है तो हम इस चीज को क्या कहते हैं? मान लिए ना, क्या मेरा भाई हमारे साथ
नहीं है। उसी तरह ये इन्होंने भी क्या सोचा कि हमारा बेटा मेरे साथ नहीं है, यही उनके लिए विश्वास की बात थी। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, मतलब कि जो बेटा का क्रियाकर्म होता है ना, मरने के बाद 13 दिन पे या 15 दिन पे जो भी होता है, तो क्रियाकर्म जो होता है उसमें तूल मतलब कि रोका नहीं गया, जल्दी से कर दिया गया। बहू से ही आग दिलाई गई, जो बहू थी उनसे ही आग दिलाई गई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, मतलब अब 13 दिन पूरा हो गया, तो बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ विदा करने को सोचा गया। जो बहू थी इनकी, अब ये इकलौती बची हुई थी, तो इनके बाल गोविंद भगत जी ने सोचा कि इसका जो भाई है इसके साथ हम अपनी बहू को विदा कर दे, क्यों वो जाकर अपने घर में खुशी से रहे और दूसरी शादी कर ले। यह आदेश देते हुए इसकी दूसरी शादी कर देना, मतलब उसके भाई से बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है? वो बाल गोविंद भगत। बताओ। बाल गोविंद भगत जी बोल रहे हैं कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर बहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। उसकी बहू क्या कह रही रो रो कर कि अगर मैं चली जाती हूँ तो आप बूढ़े हो गए, आपका बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में आपका खाना कौन बनाएगा, भोजन कौन देगा आपको, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, अगर आप बीमार पड़ गए, आप उठ नहीं पा रहे तो आपकी सेवा कौन करेगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। यहाँ पर बहू क्या कहती है कि मैं आपके चरण पड़ रही हूँ कि हमें अपने से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, मतलब पक्का था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत उनके सामने शर्त रखते हैं, यदि तुम नहीं जाती हो तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी क्या थी, निर्णय था। इसके आगे अब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जो बाल गोविंद भगत थे उनकी मौत उन्हीं के हिसाब से हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम, लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, वो पैदल जाते थे और करीब 30 कोस पर क्या थी, गंगा। साधु को संबल लेने को क्या हर्ज, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। वो क्या करते थे, अगर वो घर से निकल रहे हैं तो घर का ही खाना खाते हैं, वह जितनी दूर चले गए वापस आने पर ही वो घर का खाना खाते हैं। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती थी, वही बजाना वही गाना उनका चलता था। अब बुढ़ापा आ गया था, बूढ़े हो चुके थे। यस मैम। किंतु टेक वही जवानी वाली, मतलब उनका जो रवैया था, उनका जो व्यवहार था, वही उनका पुराना जवानी वाला था। यस मैम। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, मतलब इस बार जब लौटे उनकी तबीयत में कुछ सुस्तपन था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, खाए पिए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। थोड़ा बुखार आने लगा, थोड़ा सा क्या होने लगा, उनको बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखो, जो उनका पहले का रवैया था वही उनका सब हो रहा था। दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, कि लोगों ने कहा कि अब आप नहाइए धोइए मत, जो है जैसे है रहने दीजिए।
आराम करने को कहा, कहा कि आप बहुत बूढ़े हो गए, अब आप आराम कीजिए, किंतु हंसकर टाल देते। किंतु क्या करते थे, वो बात टाल को देते थे। हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाते थे। उस दिन भी क्या करते थे, शाम को वह गीत गाते थे, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला के एक एक दाना बिखरा हो। जब एक धागे में मोती को पिरोई जाती है तो वो बंधी रहती है, लेकिन धागा जहां भी टूटता है पूरी मोती क्या होती है, बिखर बिखर जाती है। जाता है। तो उसी तरह ये बाल गोविंद भगत जी थे, उनका जैसे ही तागा टूटा, माला का एक एक दाना बिखर गया। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, अब वो तो मर चुके थे। भोर हुई, लोगों ने उनका एक भी गाना नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। क्या पढ़ा मैम? केवल पंजर। पंजर क्या? पंजर मीन्स होता है, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, तो उनका शरीर बस पड़ा हुआ है। यस आत्मा तो निकल गई ना, ठीक है। यस मैम। इतनी चीज समझ में आई, यस मैम, आ गई। पढ़े थे, समझ में अच्छी लगी। यस मैम। दुख दुख क्या लगा इसमें, उनकी डेथ हो गई। बताओ। हाँ, रोपनी मतलब होता है, बता सकते हो रोपनी मतलब क्या होता है, धान की रुपाई। यस मैम। लोही मतलब जानते हो? यस मैम, लोही। हाँ, लोहा। प्रातः काल की लालिमा, ओ, प्रातः काल की लालिमा। लालिमा। कोहासा मीन्स क्या होता है? यस मैम। कोहासा, कुहासा। हाँ, कोहरा होता है, ठीक है। यस मैम, ठंडी वाला है। हाँ, आवृत मतलब ढका अमृत। हुआ। कुश मतलब क्या होता है? फूल। एक प्रकार की नुकीली घास। ठीक, एक प्रकार की नुकीली घास होती है। और बोधा मीन्स होता है कम बुद्धि वाला, ठीक है। बोधा मीन्स कम बुद्धि वाला। संबल मतलब होता है सहारा। यस मैम। तो क्लियर है ये चीज आप लोग को? यस मैम। तो गद्य और काव्य का हमारा फर्स्ट चैप्टर दोनों का हो गया। नहीं, गद्य का हमारा 2 चैप्टर हो गया है ना। यस क्यों? मैम। एक यस नेताजी मैम। का चश्मा और एक ये बाल गोविंद भगत, ठीक है। एक यस मैम। नेताजी का चश्मा हुआ, एक बाल गोविंद भगत, दोनों चैप्टर का आप क्वेश्चन कर लो। कर लोगे श्रेय? कर लेंगे मैम। यस मैम। कर लोगे ना। और काव्य वाले में फर्स्ट चैप्टर हुआ है, देखते हैं कल इसका या तो हम क्वेश्चन से करा देंगे या फिर इसका भावार्थ लिखवा देंगे, ठीक है। यस मैम। और कुछ पूछना है किसी बारे में? ना ना मैम, स्कूल कब से खुलेगा? अभी तो सब बंद चल रहा है, यस मैम। खुलेगा पता चल जाएगा, ठीक है। यस मैम। तैयारी करो, इस बार तुम लोग का 10th है ना, अच्छे से तैयारी अपनी यस। रखो, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।